राजा राममोहन राय जीवन परिचय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग का जनक कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए। हालांकि भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप दर्ज है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे कार्य हैं जिनके कारण राजा राममोहन राय को आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राममोहन न केवल महान शिक्षाविद थे, बल्कि एक विचारक और प्रवर्तक भी थे। वो कलकत्ता के एकेश्वरवादी समाज के संस्थापकों में से भी एक थे। उस समय जब भारतीय संस्कृति और भाषा को ही सम्मान दिया जाता था, तब राममोहन राय इंग्लिश, विज्ञान, वेस्टर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी जैसे नवीन विषयों के अध्ययन के पक्षधर बने। नाम नेम राजा राममोहन राय। जन्म दिन बर्थ डेट 22 मई 1772। जन्म स्थान बर्थ प्लेस बंगाल के हुगली जिले के में राधानगर गांव। पिता फादर रामकंतो रॉय, माता मदर तेरिनी। पेशा ऑक्यूपेशन ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य, जमींदारी और सामाजिक क्रांति के प्रणेता। प्रसिद्धि फेमस फॉर सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध। पत्रिकाएं मैगजीन्स, ब्रह्मोनिकल पत्रिका, संवाद कॉमेडियन मिर्तुल अकबर। उपलब्धि अचीवमेंट्स, इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लग गई। विवाद कंट्रोवर्सी, हमेशा से हिंदू धर्म में अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोधी रहे। मृत्यु डेथ 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टापलेटोन में। मृत्यु का कारण कॉज ऑफ डेथ मेनिंजाइटिस। सम्मान अवार्ड्स, मुगल महाराजा ने उन्हें राजा की उपाधि दी। फ्रेंच सोसाइट एशियाटिक ने संस्कृत में के अनुवाद उन्हें 1824 में सम्मानित किया। राजा राममोहन राय जन्म परिवार राममोहन का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के में राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकंतो रॉय और माता का नाम तेरिनी था। राममोहन का परिवार वैष्णव था, जो कि धर्म संबंधित मामलों में बहुत कट्टर था। जैसा कि उस समय प्रचलन में था, उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई, लेकिन उनकी प्रथम पत्नी का जल्द ही देहांत हो गया। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र में उनकी दूसरी शादी की गई, जिसे उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन 1826 में उस पत्नी का भी देहांत हो गया और इसके बाद उसकी तीसरी पत्नी भी ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकी। राजा राममोहन राय की शिक्षा। राजा राममोहन की विद्वता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बंगला, पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत जैसी भाषाएं सीख ली थी। राजा राममोहन राय ने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और बंगाली भाषा में गांव के स्कूल से ही की, लेकिन बाद में उन्हें पटना के मदरसे में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अरेबिक और पर्शियन भाषा सीखी। उन्होंने 22 की उम्र में इंग्लिश भाषा सीखी थी, जबकि संस्कृत के लिए वो काशी तक गए थे, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने जीवन में बाइबल के साथ ही कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। राजा राममोहन प्रारंभिक विद्रोही जीवन। वो हिंदू पूजा और परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैले कुरीतियों और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उनके पिता एक पारंपरिक और कट्टर वैष्णव ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी मां ने ये बात नहीं मानी। राजा राममोहन राय के परंपरा विरोधी पथ पर चलने और धार्मिक मान्यताओं के विरोध करने के कारण उनके और उनके पिता के बीच में मतभेद रहने लगे और झगड़ा बढ़ता देखकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो हिमालय और तिब्बत की तरफ चले गए।
वापस घर लौटने से पहले उन्होंने बहुत भ्रमण किया और देश दुनिया के साथ सत्य को भी जाना समझा। इससे उनकी धर्म के प्रति जिज्ञासा और बढ़ने लगी, लेकिन वो घर लौट आए। उनके परिवार ने जब उनकी शादी करवाई थी तब उनके परिवारजन को लगा था कि राम शादी के बाद अपने विचार बदल लेंगे, लेकिन विवाह और वैवाहिक जिम्मेदारियों ने उन पर कोई असर नहीं डाला। विवाह के बाद भी उन्होंने वाराणसी जाकर उपनिषद और हिंदू दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। लेकिन जब उनके पिता का देहांत हुआ तो 1803 में वो मुर्शिदाबाद लौट आए। राजा राम मोहन राय का करियर। पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता में ही वो जमींदारी का काम देखने लगे। 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निम्न पदाधिकारी जॉन दिग्बॉय ने उन्हें पश्चिमी सभ्यता और साहित्य से परिचय करवाया। अगले 10 साल तक उन्होंने दिग्बॉय के असिस्टेंट के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, जबकि 1809 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रिवेन्यू डिपार्टमेंट में काम किया। राजा राम मोहन की वैचारिक क्रांति का सफर। 1803 में रॉय ने हिंदू धर्म और इसमें शामिल विभिन्न मतों में अंधविश्वासों पर अपनी राय रखी। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का अनुमोदन किया, जिसके अनुसार एक ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है। इस मत को वेदों और उपनिषदों द्वारा समझाते हुए उन्होंने इनकी संस्कृत भाषा को बंगाली और हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया। इनमें रॉय ने समझाया कि एक महाशक्ति है जो कि मानव की जानाकरी से बाहर हैं और इस ब्रह्मांड को वो ही चलाती हैं। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वास्तव में आत्मीय सभा का उद्देश्य समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर पुनः विचार कर परिवर्तन करना था। राम मोहन ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई मुहिम चलाई, जिनमें विधवा विवाह और महिलाओं के जमीन संबंधित हक दिलाना उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक थे। उनकी पत्नी के बहन जब सती हुई तो वो बहुत विचलित हो गए थे। इस कारण राम मोहन ने सती प्रथा का कठोर विरोध किया। वो बाल विवाह, बहुविवाह के भी विरोधी थे। उन्होंने शिक्षा को समाज की आवश्यकता माना और महिला शिक्षा के पक्ष में भी कई कार्य किए। उनका मानना था कि इंग्लिश भाषा भारतीय भाषाओं से ज्यादा समृद्ध और उन्नत है और उन्होंने सरकारी स्कूलों को संस्कृत के लिए मिलने वाले सरकारी फंड का भी विरोध किया। 1822 में उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इसके द्वारा वो धार्मिक ढोंगों को और समाज में क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव को देखना समझना चाहते थे। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरोध में चलाए जाने वाले अभियानों को प्रयासों को तब सफलता मिली जब 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें वेदांत के सिद्धांतों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। वो पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का संगम करवाना चाहते थे। ब्रिटिश राज के चलते उस समय देश बहुत सी सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में राजा राम मोहन ने समाज के कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था, जिन्हें विस्तार से निम्न मुद्दों के अंतर्गत समझा जा सकता है। राजा राम मोहन राय का शैक्षणिक योगदान। राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश स्कूलों की स्थापना के साथ ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की, जो कि कालांतर में देश का बेस्ट शैक्षिक संस्थान बन गया। रॉय ने विज्ञान के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और वनस्पति शास्त्र को प्रोत्साहन दिया। वो चाहते थे कि देश का युवा और बच्चे नई से नई तकनीक की जानकारी हासिल करे। इसके लिए यदि स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ना पड़े तो ये बेहतर है। राजा राम मोहन 1815 में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कलकत्ता आए थे। उनका मानना था कि भारतीय यदि गणित, जियोग्राफी और लैटिन नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
सरकार ने राम मोहन का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी मृत्यु तक इसे लागू नहीं किया। राम मोहन ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा के विकास पर ध्यान दिया। उनका गुड़िया व्याकरण बंगाली साहित्य की अनुपम कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण किया। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार, राज राम मोहन राय और सती प्रथा। भारत में उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। ऐसे में राजा राम मोहन के अथक प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को रोकने में राम मोहन की सहायता की। उन्होंने ही बंगाल सती रेगुलेशन या रेगुलेशन 17 ईस्वी 1829 के बंगाल कोड को पास किया, जिसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया। क्या थी सती प्रथा? इस प्रथा के अंतर्गत किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद महिला भी उसकी चिता में बैठकर जल जाती थी। इस मरने वाली महिला को सती कहा जाता था। इस प्रथा का उद्भव देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कारणों से हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इस प्रथा ने जोर पकड़ लिया था और इस प्रथा को ब्राह्मण और अन्य सवर्णों ने प्रोत्साहन दिया। राजा राममोहन राय इसके विरोध में इंग्लैंड तक गए और उन्होंने इस परंपरा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ गवाही भी दी। मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी खुलकर विरोध किया और एकेश्वरवाद के पक्ष में अपने तर्क रखे। उन्होंने ट्रिनिटेरियज्म का भी विरोध किया, जो कि क्रिश्चियन मान्यता है। इसके अनुसार भगवान 3 व्यक्तियों में ही मिलता है, गॉड, सन, पुत्र, जीसस और होली स्पिरिट। उन्होंने विभिन्न धर्मों के पूजा के तरीकों और बहुदेववाद का भी विरोध किया। वो एक ही भगवान है, इस बात के पक्षधर थे। उन्होंने लोगों को अपनी तर्क शक्ति और विवेक को विकसित करने का सुझाव दिया। इस संदर्भ में उन्होंने इन शब्दों से अपना पक्ष रखा ने पूरे देश के दूरस्थ इलाकों का भ्रमण किया है और मैंने देखा कि सभी लोग ये विश्वास करते हैं, एक ही भगवान है जिससे दुनिया चलती है। इसके बाद उन्होंने आत्मीय सभा बनाई, जिसमें उन्होंने धर्म और दर्शन शास्त्र पर विद्वानों से चर्चा की। महिलाओं की वैचारिक स्वतंत्रता। राजा राममोहन रॉय ने महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत भी की। वो समाज में महिला को उपयुक्त स्थान देने के पक्षधर थे। सती प्रथा के विरोध के साथ ही उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि बालिकाओं को भी बालकों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को भी मौजूदा कानून में परिवर्तन करने को कहा। वो महिला शिक्षा के भी पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से विचार करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु प्रेरित किया। जातिवाद का विरोध। भारतीय समाज का जातिगत वर्गीकरण उस समय तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये कर्म आधारित न होकर वर्ण आधारित हो चला था, जो कि क्रमश अब तक जारी हैं। लेकिन राजा राममोहन रॉय का नाम उन समाज प्रवर्तकों में शामिल है जिन्होंने जातिवाद के कारण उपजी असमानता का विरोध करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर कोई परम पिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। ऐसे में मानव में कोई विभेद नहीं है। समाज में घृणा और शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। सबको समान हक मिलना चाहिए। ऐसा करके राजा राम मोहन सवर्णों की आंख में खटकने लगे। वेस्टर्न शिक्षा की वकालत। जैसा कि पहले भी बताया कि राजा राम मोहन की कुरान, उपनिषद, वेद, बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों पर ही बराबर की पकड़ थी। ऐसे में इन सबको समझते हुए उनका दूसरी भाषा के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। वो इंग्लिश के माध्यम से भारत का विज्ञान में वैचारिक और सामाजिक विकास देख सकते थे। उनके समय में जब प्राच्यविद और पश्चिमी सभ्यता की जंग चल रही थी,
तब उन्होंने इन दोनों के संगम के साथ आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने जहां फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, फिलोसफी जैसे विषयों को पढ़ने को कहा, वही वेदों और उपनिषदों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने लॉर्ड मेकले का भी सपोर्ट किया, जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलकर इसमें इंग्लिश को डालने वाले व्यक्ति थे। उनका उद्देश्य भारत को प्रगति की राह पर ले जाना था। हालांकि वो 1835 तक भारत में प्रचलन में आई इंग्लिश के एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाने वाले पहले विचारकों में से वो भी एक थे। भारतीय पत्रकारिता के जनक, भारत की पत्रकारिता में उन्होंने बहुत योगदान दिया और वो अपने संपादकीय में देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य समस्याओं पर केंद्रण करते थे, जिससे जनता में जागरूकता आने लगी। उनका लेखन लोगों पर गहन प्रभाव डालता था। वो अपने विचार बंगाली और हिंदी के समान ही इंग्लिश में भी तीक्ष्णता से रखते थे, जिससे उनकी बात सिर्फ आम जनता तक नहीं बल्कि तब के प्रबुद्ध और अंग्रेजी हुकूमत तक भी पहुंच जाती थी। उनके लेखन की प्रशंसा करते हुए रॉबर्ट रिचर्ड्स ने लिखा, राममोहन का लेखन ऐसा है जो उन्हें अमर कर देगा और भविष्य की जेनरेशन को ये हमेशा अचंभित करेगा कि एक ब्राह्मण और ब्रिटेन मूल के ना होते हुए भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। आर्थिक समस्याओं संबंधित विचार, आर्थिक क्षेत्र में राममोहन के विचार स्वाधीन थे। वो प्रत्येक आम व्यक्ति की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए सरकार का हस्तक्षेप चाहते थे। उनके आर्टिकल भी हिंदुओं के अपने पैतृक संपत्ति के अधिकारों की रक्षा पर होते थे। इसके अलावा उन्होंने जमीन के मालिकों, जिन्हें तब जमींदार कहा जाता था, से किसानों की हितों को बचाने के लिए भी सरकार का हस्तक्षेप का आग्रह किया था। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा दिए गए 1973 परमानेंट सेटलमेंट के खतरे से वाकिफ थे, इसलिए वो ब्रिटिश सरकार से ये अपेक्षा करते थे कि वो किसानों को जमींदारों को बचाएं। उन्होंने जमीन संबंधित मामलों में महिला अधिकारों की रक्षा का भी समर्थन किया। सामाजिक पुनर्गठन, उस समय बंगाली समाज बहुत सी कुरीतियों का सामना कर रहा था। ये सच है कि भारत में उस समय सबसे शिक्षित और संभ्रांत समाज बंगाली वर्ग को ही कहा जा सकता था, क्योंकि तब साहित्य और संस्कृतियों के संगम का दौर था, जिसमें बंगाली वर्ग सबसे आगे रहता था। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अंधविश्वास और कुरीतियाँ थी जिन्होंने समाज के भीतर गहरी जड़ों तक अपनी जगह बना रखी थी। इन सब से विचलित होकर ही राजा राममोहन राय ने समाज के सामाजिक धार्मिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने का मन बनाया और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल ब्राह्मण समाज और एकेश्वरवाद जैसे सिद्धांत की स्थापना की, बल्कि सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, दहेज प्रथा, बीमारी का इलाज और बहुविवाह के खिलाफ भी जनजागृति की मुहिम चलाई। राजा राममोहन राय द्वारा लिखित पुस्तकें। राजा राममोहन राय ने इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन और बंगाली भाषाओं में की मैगजीन पब्लिश भी करवाएं। 1815 में उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो कि ज्यादा समय तक नहीं चला। उन्हें हिंदू धर्म के साथ क्रिश्चियनिटी में भी जिज्ञासा जागरूक हो गई। उन्होंने ओल्ड हर्ब्यू और न्यू टेस्टामेंटस का अध्ययन भी किया। 1820 में उन्होंने एथिकल टीचिंग ऑफ क्राइस्ट भी पब्लिश किया, जो कि 4 गोस्पेल का एक अंश था। ये उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम के टाइटल से प्रकाशित करवाया था। उस समय कुछ भी पब्लिश करवाने से पहले अंग्रेजी हुकूमत से आज्ञा लेनी पड़ती थी, लेकिन राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि न्यूज़पेपर में सच्चाई को दिखाना चाहिए और यदि सरकार इसे पसंद नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि वो किसी भी मुद्दे को दबा दे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर रहे राजा राममोहन रॉय ने कई पत्रिकाएं पब्लिश भी करवाई थी।
1816 में राममोहन की ईशोपनिषद, 1817 में कठोपनिषद, 1819 में मुंडक उपनिषद के अनुवाद आए थे। इसके बाद उन्होंने गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, 1821 में उन्होंने एक बंगाली अखबार संवाद कुमुदी में भी लिखा। इसके बाद 1822 में मिर्तुल-अकबर नाम के पर्शियन जर्नल में भी लिखा। 1826 में उन्होंने गौड़िया व्याकरण, 1828 में ब्राह्मापोसना और 1829 में ब्राह्म संगीत और 1829 में दी यूनिवर्सल रिलीजन लिखा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु, राजा राम मोहन रॉय डेथ। 1830 में राजा राम मोहन राय अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टापलेटोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय और उन्हें मिले सम्मान, उन्हें दिल्ली के मुगल साम्राज्य द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1829 में दिल्ली के राजा अकबर द्वितीय ने उन्हें ये उपाधि दी थी और वो जब उनका प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए तो वहाँ के राजा विलियम चतुर्थ ने भी उनका अभिनंदन किया। उनके वेदों और उपनिषद के संस्कृत से हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में अनुवाद के लिए फ्रेंच सोसाइटी एशियाटिक ने उन्हें 1824 में सम्मानित भी किया।